हम लाइव में Am I audible, sir? Hello, beautiful people. I'm back again. This is Sudhama, your communication coach. And today in Pep Talk, our Be Spoken and Be Heard Pep Talk, we have a very, very interesting and most honored teacher with us. As I already promised, that September month will be exclusively for our amazing academicians. And today I have invited our headmaster at Government Senior Secondary School, Bejara, Gurugram. And he is conferred with National Award for Teachers for the year 2020 by our Honorable President, Sri Ramnath Kovindji. And he's also honored with Outstanding Achievement Award by Faculty of Languages and Culture. He's popularly known as high-tech headmaster of Gurugram for his technological innovatives, gadgets, and many in-house apps. Though he's a Hindi teacher, he sees cyber world as his true calling. Well, there are many more to know about him, and he is with us, Shri Manoj Kumar Lakra. Manojji, welcome to Pep Talk. Thanks a lot, Sudhama. सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर दैट नेशनल टीचर्स अवार्ड 2020. कैसे लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब आपका कोई रिजल्ट आता है, जब आप एक छोटे बच्चे हैं, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको बड़ी खुशी होती है. और वो खुशी कि जब आप एक बहुत बड़े जो हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति माननीय श्री राम कोविंद जी, और उनके हाथों से अगर आपको सम्मान मिलता है तो एक बहुत बड़ी बात है. मुझे काफी अच्छा लगा. थैंक्स मैम. बिल्कुल सर, बिल्कुल. आपके पीछे भी देख सकते हैं कि आपने सर्टिफिकेट कुछ वो नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, जो आपका वर्चुअल बैकग्राउंड है. अच्छा लग रहा है देख के. सर, आप ये जर्नी कैसे शुरू हुआ आपका, एक टीचर बनने का जो ये सफर है पूरा, आपका कैसे शुरू हुआ? ये सफर जो है 2001 में, जनवरी 2001 में मेरी नियुक्ति एज अ हिंदी टीचर हरियाणा शिक्षा विभाग में हुई और मैंने ज्वाइन किया गुरुग्राम में. लेकिन गुरुग्राम का वो इलाका था जो आजकल मेवात कहलाता है और जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है. तो वहाँ के गाँव में मेरी जो हिंदी टीचर थी, वहाँ से मेरी कहानी शुरू हो जाती है. अच्छा. सो इंस्पिरेशन कहाँ मिला सर आपको ये टीचर बनने का? मैम, ये इंस्पिरेशन जो है बेसिकली मैं ये नहीं पता था कि मैं शिक्षा विभाग में आ जाऊंगा. मैं ट्रेवल जो है उस काम में लगा हुआ था. लेकिन मुझे पता लगा कि जो हरियाणा शिक्षा विभाग है उसमें टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है. तो मैंने भी फिलअप किया और मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे जो है हिंदी टीचर जो है नियुक्त किया गया. अच्छा. फैमिली का सपोर्ट तो काफी रहा होगा शायद आपके पूरे सफर में? फैमिली का सपोर्ट काफी रहा क्योंकि देखिए, हर जो माँ बाप है वो बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है. हम लोग जो 5 बहनें और 2 भाई थे और सभी जो एजुकेशन है वो मेरे मम्मी पापा ने दी है. लेकिन मेरी मदर जो है बिल्कुल वो अनपढ़ है, उन्हें नहीं आता. लेकिन उनको जीवन की जो शिक्षा है वो काफी पता है. तो यही वो चीज है जब आपको एक संस्कार मिल जाते हैं और आप लोग जो है उसमें अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो आपको एक अच्छी चीज मिल जाती है. जी. तो मुझे भी ये जो मुझे बाय चॉइस जो है ये नौकरी मिली है क्योंकि सिर्फ इतना ही था कि हाँ मुझे तो अगर ये नौकरी मिल जाती है अच्छी बात. ब्यूटीफुल. तो ये तो काफी आपका जो जर्नी है पूरा तब से लेके आपका कब आपका जो ये शुरुआत कब हुआ? Which year did you join as a teacher? My first joining was in year 2001, January 2001. और उसके बाद जो है मैं अपने गुड़गांव में मैं आ गया. मैं बेसिकली वो भी रूरल एरिया था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवाल पहाड़ी में. यहाँ पर मुझे करीब मैंने 7 साल काम किया. 2014 में मुझे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काटोपुरी में मेरी जो है ट्रांसफर हुई और यहाँ से असली जो है जो मेरा जो ये कह लीजिए बिल्कुल चेंज हो गया. मैं वहाँ पे मैं एक टिपिकल टीचर था
यहाँ पे आकर के मैंने कुछ नई नई चीजें की, और उसी से जो है मेरे को भी जब मैंने काम करना शुरू किया मोटिवेशन मिलना शुरू हुई, और जो जर्नी है वो 2014 से स्टार्ट हो जाती है। Okay. So it's like actual teaching started from 2014. Yes, yes, Change over में है आपको, right? So you are a very popularly known as Gurugram's high-tech headmaster. तो जो भी आप गैजेट्स बनाते हैं या एप्स बना रहे हो, ये शुरुआत क्यों, क्या था जो आपको लगा कि नहीं ये साइबर वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को, ये क्या था इनिशिएटिव के पीछे? इसके जो शुरुआत की कहानी चालू होती है वो होती है कि एक स्कूल था जिसमें कि LLF लर्निंग लिंक फाउंडेशन और डेल, इन दोनों का कोलैबोरेशन से एक यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब थी जिसमें बच्चे जो हैं सुबह 8 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक सीखते थे, जिसमें कि पीरियड किसी का लगता है किसी का नहीं लगता, या कोई क्योंकि बच्चे वहाँ ज्यादा थे तो कोई बच्चे वहाँ पे जाते हैं, कोई नहीं जाते, कोई पढ़ते हैं। लेकिन असल में तो हमें इतना टाइम नहीं पाता कि आपको, क्योंकि कोर्स भी पूरा करवाना है, और जब आपको ये लगे कि हाँ इतने ज्यादा बच्चे और कोर्स भी पूरा करवाना है तो वहाँ पे टाइम आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन मुझे टाइम मिला है वो स्कूल के बाद का समय मिला है, यानी कि 2:30 बजे से 5 बजे तक मैंने जो है उस स्कूल में रुकना शुरू कर दिया। मैंने क्यों रुका, मैं उसका भी एक कारण है, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो कंप्यूटर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, और उनका इंटरेस्ट भी है। तो मैंने प्रतिभाओं को पहचानने की आवश्यकता थी, और वो मैंने उनको पहचाना, और मैं 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक इन बच्चों के साथ काम करता रहा। कई बार जो है उससे भी मैं लेट हो जाता था, 6 बज गए, 7 बज गए, परिवार वाले भी दुखी हो जाते थे जो है या 3 बजे स्कूल से आ जाते हैं और आप जो है 6 7 7 बजे आ गए। तो लेकिन वो एक जुनून था कि हाँ इन बच्चों को कुछ कराना है, कुछ नया हो जाए। तो वहां पर कहकर के हमने जो ये ऐप बनाना शुरू किया, और बता दूं मैंने इससे छोटा सा डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन सेक्रेटरी प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। मैं ज्यादा कुछ इतना मैं नहीं जानता हूँ कंप्यूटर के बारे में, लेकिन जो भी यूट्यूब और आसपास से जो सीखा है वो एक बहुत बड़ी चीज बन गई है। इसमें सिर्फ लगन और मेहनत की आवश्यकता है। तो पूरा कमिटमेंट और एफर्ट्स के साथ आप आगे बढ़े हो एप्स बनाने में, राइट? और हमने जो ऐप बनाना शुरू किया, पहला ऐप था मिड डे मील हरियाणा ऐप। देखिए हमारा जो शिक्षा विभाग है वहाँ पे 15,800 के करीब जो है स्कूल है, और वहाँ पे हर स्कूल में एक मिड डे मील इंचार्ज होता है, और वो जो इस मिड डे मील की कैलकुलेशन करने में कम से कम 2 घंटे का समय जो है उसमें बिताता है। कहने का मतलब ये है कि आपके 15,800 जो टीचर हैं वो 2 घंटे डेली जो है अपना समय उस कैलकुलेशन में लगाते हैं। मैंने सिर्फ उनका काम हल्का किया है कि बना है उसमें आप सिर्फ आपको इतना डालना होता है कि आज कितने बच्चे आए हैं 1 से 5वीं तक, और आज 6 to 8, क्योंकि मिड डे मील उन्हीं को दिया जाता है। तो लेकिन उसकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है। जैसे एक बच्चे को हमने सिर्फ 80 ग्राम दूध देना है या 100 ग्राम चावल देने हैं, इतना चीनी देनी है, तो वो सब कुछ 1 रुपए 95 पैसे से ज्यादा उसको कोर्स की चीजें नहीं खिलानी है। और ऐसा ही शिक्षक के पास है कि आपको 2 रुपए 80 पैसे से आपको ज्यादा की जो है चीजें उसको नहीं देनी है, और उसकी कैलकुलेशन जो है वो 2 घंटे में वो करता था। हमारे इस ऐप से जो है मात्र कुछ सेकंड में ही आपको सिर्फ इतना करना है, आपने जो बच्चे आज प्रेजेंट हैं, हाँ जी, 5वीं में कितने बच्चे प्रेजेंट है और 68 में कितने बच्चे प्रेजेंट है, आपको संख्या डालनी है, और आपने रेसिपी है उसको टच करना है। मान लीजिए आज खीर बनानी है और आप सबमिट कर दीजिए, आपको पता लगेगा कि 249 जो 1 to 5 में जो बच्चा है उनके लिए चावल, इतना चीनी और इतना दूध उसमें लगेगा, साथ में उसकी जो कुकिंग कॉस्ट है वो भी आ जाएगी, 68 का अलग आ जाएगा, और आप उस रिपोर्ट को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये मात्र कुछ सेकंड का काम था, तो ये सारा काम जो है बड़ा इजी हो गया। दूसरा क्या है कि हर टीचर का जो है 2 घंटे बचने लगे, और आप मान के चलेंगे कि 264 आवर्स जो है एक साल में एक टीचर अपना लेता है, वो सारा समय जो है बच्चे पे व्यतीत कर सकता है। तो इतना बड़ा एक वाजा रेवोल्यूशन कि इतना सारा समय हम बचा पाए। आपने
मतलब पूरा रिवॉल्यूनाइज कर दिया है, पूरा माहौल ही बदल दिया है, मेहनत करने वालों को बिगाड़ भी दिया है। लेकिन आपने टेक्नोलॉजी नामक एक चीज को, ऐसी मतलब विषय को बच्चों को आपने इतनी अच्छी तरह दिया है। सर कुछ ऐसे कोई है जो हम देख सकते हैं बच्चों ने क्या किया, कौन कौन से एप्स बनाए हैं? मैं अभी आपको कुछ ये दिखाना चाह रहा हूँ साथ में, और मैं एक ऐप की और आपको शो ऑफ करूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा। मिड डे मील ऐप का ही वो है तस्वीरें, जहाँ पे ये 4 बच्चे हैं जो बलराम, शिवा, अमित और इंद्रजीत। तो अच्छा, ये बच्चे जो हैं ये मेरे जीवन सफर में जो है वो मेरे साथ थे, और इन्होंने जो है उस ऐप का डेवलपमेंट किया था। काफी महत्वपूर्ण रहा होगा ये पूरा सफर आप इन बच्चों के साथ। इन्हीं बच्चों के साथ मैंने काम करना शुरू किया। साथ में हम लोगों ने एक दूसरा ऐप बनाया, उसका नाम था समग्र मूल्यांकन ऐप, और इसमें भी हमने जो है टीचर को ही मेन रखा। मैं इस पे आ गया हूँ। ये समग्र मूल्यांकन की तस्वीर है। तो इस ऐप में क्या करना था, टीचर को सिर्फ उसकी जो मार्कशीट है वो बनानी थी। इसमें मंथ वाइज और जो ईयर वाइज जो है, जो भी मार्क्स उसमें लिए हैं बच्चे ने, सिर्फ उसमें उसमें फीड करना है, और आपकी ई मार्कशीट जो है मंथ वाइज ईयर वाइज जो है आपकी बन जाती है। आपको ई मार्कशीट को कभी भी कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, बच्चे के पास या उनके माता पिता के पास, व्हाट्सएप पे या जीमेल पे। तो ये जब बच्चे को मिलने लगी जो मार्कशीट, तो क्या हुआ कि बच्चे को ये पता लग गया कि उसको अगले महीने किस विषय में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और उसके मार्क्स आए हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो ये मार्कशीट है वो काफी देर के बाद आती है, या ईयर वाइज ही आती है। तो बिल्कुल। यहाँ पर हम लोगों ने एक टेक्निकल जो चीज थी, और एक बार जब पेपरलेस वर्क बच्चों के पास ये पहुंचने लगी, और जैसे मिड डे मील हरियाणा ऐप को जो हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों में लागू किया था, इम्प्लीमेंटेशन किया था, तो वैसे ही इस चीज को भी इम्प्लीमेंटेशन मिला। तो इसके बाद जो हमने 6 ऐप बनाए, साथ में कुछ वीडियो गेम्स बनाए, वीडियो गेम्स यानी एजुकेशनल गेम्स। साथ अच्छा। में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमने आज करीब करीब 250 अपने सरकारी स्कूलों पे जीपीआर सिस्टम पे डाला, और सरकार ने उसके बाद एक लेटर जारी किया जिसमें ये लिखा था कि जो भी स्कूल है वो सारा का सारा जीपीआरएस या गूगल मैप्स पे होना चाहिए। सभी टीचरों ने जो है अपने स्कूल में बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर के वहाँ पे गूगल मैप स्टार्ट किया, वहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेकर के उसको जो है विभाग किया। और आज आप मानेंगे कि हरियाणा का हर स्कूल जो है हाँ। वो गूगल मैपिंग पे है। ओके। सो हरियाणा के हर एक स्कूल में आपका ही जय जयकार हो रहा होगा आपके एप्स के जरिए, राइट? तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इनफैक्ट ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व का है, क्योंकि आप देश के लिए इतना कुछ कर रहे हो, बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, और आप विन भी हो रहे हो काफी सारे अवार्ड्स भी। ये बहुत ही अच्छी बात है सर। फिर अभी बात कर रहे हैं आपके नेशनल अवार्ड के बारे में जो आपने हाल ही में लिया है। तो हाँ जी, ये क्यूआर कोड यही बता रहे थे ना आप कुछ? मैं हाँ अगले इस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि देखिए, ये एप्स और जो ई मैगजीन है या इस तरीका का जो हमने स्कूल की वेबसाइट भी जो है बच्चों ने ही बनाई, और उसको जो बच्चे ही ऑपरेट करते थे। अच्छा। इसके बाद जो है मेरा ट्रांसफर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बजखेड़ा, जहाँ पे आजकल मैं हूँ, वहाँ पे हुआ। और हम लोगों ने शायद सुधा जी आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स होता था और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में। और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसका जो जो भी उनकी जो आवर्ती है या जो आप टेबल देख रहे हैं, इसी प्रकार की वो होती थी। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये भी पीरियोडिक टेबल है। एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल ऑफ बुक्स है, जो कि क्यूआर कोड जिनको दिया गया है। इसमें आप पहली से 10th तक के हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, आपको सभी का जो है क्यूआर कोड मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप नीचे बेस पे जाएंगे
तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ हिंदी से रिलेटेड जो है व्याकरण जो है, हिंदी ग्रामर जो है, उसके QR कोड है, क्योंकि बेसिकली मैं हिंदी टीचर रहा हूँ। तो ये एक ऐसा पेज, ये हमने सिर्फ एक ऐसा टेबल बनाया था जिसको कि हम अगर किसी भी बच्चे के मोबाइल पे इसको अगर हम शेयर कर देते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है अपने संबंधित जो क्लास है, जिस क्लास में वो है, वहां से उसको QR कोड को स्कैन करेगा और उस विषय की जो बुक है उसको PDF रूप में मिल जाएगी। यानी कि एक बच्चा जो है उसको किताबों ले जाने की आवश्यकता नहीं है कि वो कहीं पे बाहर गया है और वो कभी भी पढ़ सकता है। इट वॉज अ पेपरलेस वर्क, उसको पैसे नहीं देने किताबों के। तो सारी चीजें जो हैं आपको एक ही प्रोजेक्ट टेबल में मिल जाती है। और इट वॉज ऑल्सो डन बाय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किताबों का बस्ता उठा के लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, और आप बोझ भी कम कर रहे हो बच्चों को। टेक्स्ट बुक्स लेके जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस QR कोड डालो फिर पढ़ लो कहीं भी। तो ये नेशनल अवार्ड, ये आपका जो टीचर्स अवार्ड है, इसका जो पूरा सिलसिला है, क्या आप बता सकते हैं रजिस्ट्रेशन से लेके विनिंग तक क्या आपका क्या था, वो कैसे आपने ये किया है? जो नेशनल टीचर अवार्ड है उसकी एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है कि सभी MHRD और NCERT जो है हर साल जो ये नेशनल अवार्ड जो टीचर को मिलता है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल। और इस सारा का सारा जो है ऑनलाइन प्रोसेस है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो हमारी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो DO को मार्क हो जाती है। जो डिवीजन लेवल है वो वहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं वो उसको रीड आउट करते हैं। साथ में वो तभी उसको रीड आउट कर पाएंगे जब MHRD जो है उनको पासवर्ड इशू करती है, तभी वो उसको कर पाते हैं। तो वहाँ पर जो है मेरे ही गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 23 के आसपास जो है एप्लीकेशन आई थी, और उसमें से जो बेस्ट ही होता है उसको छांटना होता है। यानी कि अगर हरियाणा का मान चले तो हरियाणा में 22 जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसमें से एप्लीकेशन जो है वो DO या वहाँ की जो कमेटी होती है, उस कमेटी में जो है वहाँ के मेंबर होते हैं। साथ ही साथ MHRD के इंस्ट्रक्शन से जो शिक्षा विभाग है वहाँ से भी कुछ लोग जो है कमेटी में शामिल होते हैं। उनका जब वो सारी कमेटी तीन जो टीचर हैं बेस्ट टीचर, उनको वो काटती है और उनका जो है नाम रिकमेंड कर दिए टू दी स्टेट बॉडी। तो स्टेट में जो है जो हर डिस्ट्रिक्ट से जो टीचर आ रहे हैं वहां पर जाके आपके पास 66 टीचर हो जाते हैं। वहां पर दोबारा से स्टेट लेवल जो सिलेक्शन कमेटी है वो बनती है, उसमें MHRD की जो है गाइडलाइन होती है, साथ में MHRD से भी कोई ना कोई वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद जो है वहाँ से बेस्ट जो 3 होते हैं नॉमिनेशन, जो 3 नॉमिनेशन को स्टेट बॉडी भेजती है MHRD को। तो MHRD जो है MHRD में वहां पे जब वो चले जाते हैं वहां पे दोबारा से स्क्रीनिंग होती है, और उसमें जो है जो स्क्रीनिंग जो कमेटी है वो इंडिपेंडेंट जूरी होती है, जिसमें ये पता नहीं होता कि कौन आदमी कहाँ से है। और साथ में वहां पर आपको VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी होती है, और आपके पास 10 मिनट का समय होता है। आपने जो आपने अपने पूरे कैरियर जो है, मान लीजिए मेरे को 20 साल अपना हो गया कैरियर का, तो मुझे वो 10 मिनट में एक्सप्लेन भी करना है। तो अच्छा, तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे हमारा हरियाणा है यहाँ से 3 नॉमिनेशन गए हैं तो वो तीनों के तीनों भी सिलेक्ट हो सकते थे, या उसमें से 2 हो सकते हैं, या एक भी हो सकता है, या एक भी ना हो। तो ये डिपेंड करता है उस सिलेक्शन जूरी पे। जैसे पंजाब है उनके 6 नॉमिनेशन होते हैं, UP है उनके भी 6 नॉमिनेशन है। तो ये आवश्यक जरूरी नहीं है कि 6 को 6 मिले। तो वहां पे जो इस बार जो है 153 टीचरों का सिलेक्शन हुआ, और 153 टीचरों में से आपको 45 दोबारा से सिलेक्ट करना है। जो 2 टीचर होते हैं वो डिसेबल या दिव्यांग जो टीचर हैं उनमें से करते हैं, वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, तो वो अलग से उनका प्रोसेस होता है। तो ये जो 45 टीचर पूरे इंडिया से सिलेक्ट हुए हैं ये उन 153 टीचरों में से हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इंडिपेंडेंट जूरी है इसमें। साथ में सारा कुछ जो है
वो MHRD और NCERT करती हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सारा प्रोसेस में उनकी भी काफी मेहनत है टीचर की तैयारी। आपको जो है इंडिया के इतने सारे टीचर में से, हम मेरे हरियाणा में 1.5 लाख टीचर हैं, तो पूरे देश से उन टीचरों में से आप 45 टीचर का चयन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बड़ी बात है। और ये प्रोसेस सब कब शुरू होता है? मतलब कौन से कब शुरू हुआ था? लगभग 6 महीने पहले? व्हाट इज द प्रोसेसिंग टाइम? ये जुलाई में शुरू हुआ था और अगस्त में इसको कंप्लीट किया गया, और 25 या 26 अगस्त को जो है आपको रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। जब बात डिक्लेयर हुई तो आपका क्या था, वो जो रिएक्शन क्या था पूरे परिवार में, क्या हुआ? सब तो पूरा फेस्टिवल हो गया होगा शायद आपके घर में। फेस्टिवल बाद में हुआ है। एक्चुअली आप मानेंगे, मुझे 2 दिन नींद नहीं आई, क्योंकि जब रिजल्ट आता है और बच्चे को भी नींद नहीं आती, वैसे मुझे नहीं आई। और उसके बाद मेरा प्रक्रिया था, मैंने कर दिखाया। और हाँ, क्या कहते हाँ। हैं, लगने वाली बात होती है, वो पंख जो है मुझे भी लगे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बच्चों, आपका जो टीम है, जो आपके साथ इतने सारे एप्स बनाए हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो तो हेलो। हाँ जी मैम, मैं एक बात आपको और शेयर करना चाह रहा था, कि जब हमारा मिड डे मील ऐप जब बना था, और मैंने कुछ एप्लीकेशन जो है अपने विभाग में इसके लिए दी थी, कि भाई इसको जो है आज 26 जनवरी को इन बच्चों को सम्मानित किया जाए। तो उसके बाद एक, हाँ सॉरी, मैं कुछ विषय और पे आ गया। वो उससे पहले की प्रक्रिया बताता हूँ। जब ये मिड डे मील ऐप, जब इसको स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिली, तो उस टाइम पे जो मेडल मिला, बच्चों को मेडल मिला, और बच्चों ने जो है उसके बाद जो है उस मेडल को मेरे गले में भी पहनाया। तो आप मानेंगे कि मैंने उस मेडल को जो है अपने चेस्ट से लगा लिया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया है। तो वही बात, बच्चों को भी पता नहीं क्या मिल गया था उस टाइम पे, और वो बच्चे बड़े खुश थे। और यही स्थिति जो है वो आज भी है, जब मुझे ये मेडल मिला है। तो जब काम की रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, आपके मेडल आपके पास है सर, आप हमें दिखा सकते हैं? मैं बहुत ही उतावली हो रही हूँ देखने के लिए। ये सिल्वर मेडल है मैम। अच्छा। और इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार लिखा हुआ है, मेरा नाम भी है इसमें, इंग्लिश और हिंदी में। और साथ में जो हमारा सत्यमेव जयते, जो हमारा जो चिन्ह है, और इससे शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार लिखा हुआ है। और ये पहली दफा है, क्योंकि उसको पहले MHRD नाम था, लेकिन अब जो है इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये भी मेरे को खुशी हो रही है कि इससे पहले MHRD का नाम जो है शिक्षा मंत्रालय हो गया। वेरी गुड। सो इससे पहले भी आपने कुछ जीते? मतलब ये तो नेशनल अवार्ड है, और भी कभी? देखिए, कोई भी जो टीचर है वो कामयाब जब माना जाता है जब उसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, जब वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों को भी जो है कुछ चीजें ऐसी करके दिखाई जिसमें कि उन्होंने सफलता प्राप्त की। चाहे वो कला उत्सव है, चाहे वो बाल रंग है, म्यूजिक है, या डांस है, या विजुअल आर्ट है, साथ में जो क्विज के प्रोग्राम होते रहते हैं इनमें भी। तो इनमें सभी में जो है स्टेट में गए। साथ में कुछ रुचि जो है मेरी इसमें रही है, साइंस मॉडल्स में रही है। उसमें जो है हम लोगों ने नेशनल तक जो है मेरे बच्चे वहां पे गए हैं, और हमने वहां पे पुरस्कार जीता है। आप मॉडल्स की बात कर रहे हो, तो एक दो दिखा भी सकते हैं? कि मुझे लगा कि आप लाए होंगे हमें दिखाने के लिए, क्योंकि आपकी हॉबीज भी वही है। आप बता रहे थे कि कुछ बनाना या फिर एग्जीबिशंस में डिस्प्ले करना। हाँ बिल्कुल, यही। ये तो एक हर हेलमेट। जगह छा गए हो सर जी। क्या करें मैं? आप हर जगह छा गए हो। देखिए, ये एक सोलर प्लेट समर हेलमेट है। इस हेलमेट की कुछ विशेषता है जो कि 9th क्लास के ही एक स्टूडेंट ने बनाई थी। और जी। इसमें क्या है कि एक पंखा लगा हुआ है,
हेलमेट के अंदर कि आपको गर्मी नहीं लगेगी। और वो पंखा कैसे चलता है, वहाँ पे एक सोलर प्लेट लगाई गई है, साथ में इसका ऑफ ऑन का बटन लगा हुआ है, क्योंकि आपको सर्दियों में पंखे की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इसमें जीपीआरएस सिस्टम और ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा हुआ है। अगर आपका कोई फोन आता है तो आप उससे बात भी कर सकते हैं। और ये जो चीजें थी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की थी, लेकिन इस बच्चे के साथ जब मैंने काम किया तो हम कुछ नया करना चाह रहे थे कि इसको स्टेट में या नेशनल में इसको अवार्ड मिले। तो हम लोगों ने इसमें एक ऐसी डिवाइस लगाई और एक ऐसा बटन लगाया जिसमें कि आप जब इस हेलमेट को पहनेंगे तभी आपकी बाइक स्टार्ट होगी, यानी इट विल बी नेसेसरी टू वियर द हेलमेट टू स्टार्ट अ बाइक। तो ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया था और वो हम दिखाया। और इसको जो है जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन, नेशनल एग्जीबिशन, ये भोपाल में इसको बेस्ट 5 जो मॉडल्स थे इसमें इसको चुना गया। और वहाँ की सरकार जो है जो सीएम साहब हैं शिवराज पाटिल जी, उन्होंने करीब करीब 5 करोड़ रुपए जो है इन 5 मॉडल के लिए अलग से रखे हैं, ताकि वो इनके ऊपर काम कर सके, इनको इम्प्लीमेंटेशन कर सके। मुझे ये तो नहीं पता कि वहाँ पे कितना काम अभी हुआ है, लेकिन ये वहाँ पे सिलेक्ट हुआ और इसमें नेशनल में ये स्टूडेंट को भी रिकॉग्नाइजेशन मिली, मुझे भी सर्टिफिकेट मिला है। तो ये हमने आपको दिखाया जी। साथ में हमने कुछ रोबोटिक्स कार और क्या कहते हैं, ये कुछ बच्चे हैं जो कि हमने इंटेलिजेंट कार भी बनाई, जो कि आप अगर जा रहे हैं वहाँ पर हिली एरिया में जा रहे हैं और आपको कार चलाते हुए अगर आपको नींद आ जाती है तो वहाँ पे आपकी कार जो है वो खाई में गिरने से पहले उसमें ब्रेक लग जाएंगे। और क्या कहते हैं कि वो इसमें कुछ ऐसे सेंसर लगे थे कि आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और कार रुक जाएगी। तो ये एक इंटेलिजेंट कार थी। तो इस तरीके से जो कुछ जो है ये मॉडल्स जो है वो फर्स्ट आते गए। कुछ सोलर बाल्टी भी थी, बकेट जिसको बोलते हैं, उसमें पानी भी गर्म। तो मैं कहने का मतलब ये काफी लंबा हो जाएगा। तो कई मॉडल ऐसे और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपने सिविलियंस के लिए भी बनाया है, जो पब्लिक के लिए भी ये सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलमेट, ये जो अलर्ट सतर्क रहने का, जो जब चला रहे हो गाड़ी, ये बहुत ही लाजवाब बात है। मतलब काफी इनोवेटिव है। मुझे लगता है कि आपके बच्चे काफी लकी हैं, आप जैसे सर उनको मिल गए आगे बढ़ने के लिए। काफी कुछ आप रास्ता दिखा रहे हो उन्हें, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप देखो ये तस्वीर जो है वो 7th में ये बच्चे पढ़ते थे और तब हमने ये रोबोटिक्स काम शुरू किया था। और आपको बता दूं, मैं एक बात मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे कि देखिए हमें ना कम्युनिटी से भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहती है। तो एक बार स्कूल में जो है मुझे खैर उस टाइम पे छुट्टियां थी, तो मुझे फोन आया कि सर मुझे आपके स्कूल में आना है। मैंने कहा क्या बात हुई? जी मैंने कहीं कहीं से जो है नंबर मैंने लिया है और मुझे रिस्पॉन्स कहीं से कुछ अच्छा मिला है, कुछ नहीं भी मिला है, तो आखिर में मुझे आपसे नंबर मिला है, मुझे आपसे मिला है। मैंने कहा ठीक है, मैं कल मिल लेता हूँ या उस दिन मिल लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है सर, मुझे पहले आप ऐसे लगे हो जिसने मुझे टाइम दिया है। मैंने कहा ठीक है। तो वहां पे गया और अब जो है इसी तरीके के 2 फोन मुझे और भी आए और मैंने सभी को उसी टाइम वही टाइम दे दिया। सिर्फ 15-20 मिनट का जो है आगे पीछे हुआ था। साथ में उसी दिन जो है एक मेरे जो बेटा है वो नेशनल प्लेयर है बॉक्सिंग में, तो उसका बॉक्सिंग बाउट भी था वहां पे। और क्या कहते हैं, मुझे वहां पे भी जाना था, लेकिन मैंने यहाँ पे ये इनके साथ मीटिंग अटेंड की और मानेंगे 4,25,000 जो है वो उसी टाइम पे उन्होंने जो है पेपर वर्क करके पूरा करके उन्होंने कहा सर मैं जो है आपके स्कूल में जो है रोबोटिक्स चालू करेंगे और ये जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ में दूसरे जो है वहाँ पे भी 1,20,25,000 रुपए का जो है सामान जो है उस स्कूल में आया। तो इस तरीके से जो है मैंने बेटे की जो है बाउट मुझे छोड़नी पड़ी। और लेकिन मुझे ये खुशी थी कि मैं अपने बेटे के लिए नहीं तो कम से कम जो और मेरे जितने स्टूडेंट है वो भी मेरे बेटे समान है, तो मैंने उनके लिए कुछ कर पाया। तो ये चीजें जो है, आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको अपने परिवार से भी हो सकता है कि कुछ सुनने को मिल जाए, क्योंकि अच्छा ना हो, क्योंकि आप हरदम दूसरे बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीजें आपने तो अभी अपने स्कूल के बारे में बताया, कैसे आप एक अच्छे गाइड रहे, कैसे अपने अच्छे मेंटर बने हैं। तो आपके परिवार के बारे में बताइएगा। आप बेटे के बारे में बात कर रहे हो, तो
क्या कर रहे हैं आपके बेटे? मेरा बेटा अभी 11th क्लास में है, वो नेशनल प्लेयर है बॉक्सिंग में। लेकिन उससे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा के बारे में। मेरे फादर की अभी 3 साल पहले देहांत हुआ है। मेरे फादर जो है 1961 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जापान टोक्यो गए थे और वहाँ पे उन्होंने मेडल भी जीता था। तो और उस टाइम पे जो है जो भारत का जब उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो जो भारत का जो झंडा था वो मेरे फादर के हाथ में था। तो अच्छा। आज मैं मानता हूँ कि वो जो मोमेंट होता है कि आप देश के लिए अपना झंडा लेकर के चल रहे हैं और और दूसरे देश में आप अपना प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो साथ में उन्हें 1962 में माननीय राष्ट्रपति बीवी गिरी जी से उन्हें जो है सम्मान पत्र प्राप्त हुआ। साथ में 4th गेम इंडोनेशिया और रोम ओलंपियाड 1960 में उन्होंने ट्रायल पास की थी। लेकिन उसमें थोड़ा गरीबी के कारण जो है वो वहां पे नहीं जा पाए। साथ में 15 साल तक लगातार एक ही वेट में चैंपियन बने रहना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो इंडियन आर्मी में काम करते थे और वो सूबेदारी से पेंशन आए। तो उसके बाद जो है ये मुझे ये अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है, तो मेरी जो खुशी है वो दुगनी हो जाती है। चलिए, आप पिताजी ने बहुत काम किया था इंटरनेशनल तक, अगर मैंने राष्ट्रीय स्तर तक किया है तो ये इनके पसीनों पे चलने वाली बात है। तो ये तो परंपरा शुरू हो गया ना, पापा जी ने किया फिर आपने किया और बेटा जी भी तो शुरू हो रहे हैं अभी बॉक्सिंग में, देश का तिरंगा लहराने में हम ही वो शामिल होने वाला है शायद। तो ये तो काफी मतलब जर्नी काफी बड़ा है पर सक्सेसफुल रहा आपका शायद, राइट? फिर आप ये बच्चों के साथ ये लॉकडाउन में कैसे आप कनेक्टेड रहे? मतलब अब तो पूरा स्कूल्स बंद है पर शिक्षा तो चलनी चाहिए, लर्निंग हैज टू गो ऑन। तो ये आपका कौन कौन से इनिशिएटिव थे लॉकडाउन के टाइम पे? लॉकडाउन पे अभी हम लोगों ने जो काम किया, एक तो खैर सरकार ने ही काफी काम किया है इसमें। लेकिन टीचर जो है, सभी टीचर, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, साथ में और टीचर की बात करूंगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उन्होंने बच्चों के बनाए हैं, वहाँ पे जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। लेकिन सरकारी शिक्षा का समीरे कुछ अलग हो जाता है। तो ये होता है कि पास लैपटॉप नहीं है या क्या कहते हैं स्मार्टफोन नहीं है। दूसरा ये भी है, तो वो अगर घर में 3 बच्चे हैं, तीनों अलग अलग क्लास में हैं, तो कौन सा बच्चा किस किस टाइम जो है वो कर पाएगा, या फिर जो है उनके मदर फादर जो है काम करने चले जाते हैं तो एक ही फोन है तो वो भी। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि पढ़ाई का समय जो है वो बच्चा जो है किसी भी टाइम पूछ सकता है और किसी भी टाइम हम उसके पास अवेलेबल होते हैं। दूसरा क्या है कि अगर सरकार की बात करें तो उन्होंने SMS सिस्टम और जियो टीवी के साथ ही जो है ये MOU साइन हुआ है। वहाँ पे आप जियो टीवी के साथ रजिस्टर के साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक अध्यापक की तरफ देखें तो मैंने जो है इस बार एक तो नैतिक शिक्षा पर काम करना शुरू किया। बच्चों को इस तरीके का होमवर्क दिया कि बच्चा जो है वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताए। मान लीजिए मैंने एक होमवर्क दिया कि आपको बेटा आप वंश वृक्ष बनाना है, यानी फैमिली ट्री बनाना है। तो वो हाँ। बच्चा है वो अपने माँ बाप, आप पूछेगा कि पापा, आपके पापा का नाम क्या है, आपके दादाजी का नाम क्या है, या उसका क्या नाम है। तो वहां पर जो है जब वो वंश वृक्ष या ट्री बनाता है तो वो उनके फादर भी जो है ये हैरान हो जाते हैं कि हाँ, जिसको आपने कभी याद नहीं करा उसको आज मेरा बेटा याद कर रहा है। तो इस तरीके का जो होमवर्क है नाना नानी के साथ है, या कह लीजिए आपको मम्मी की आज हेल्प करवानी है खाना बनाने में या बटन लगाने में, या इस तरीके की चीजें कि आपको आपके गांव की ही कहानी लिखनी है। तो उस कहानी लिखने में बच्चा जो है तालाब के पास भी जाएगा, मंदिर के पास भी जाएगा, या क्या कहते हैं उसके गांव की समस्या के बारे में भी लिखेगा। तो या वहाँ के जो जो बड़े बड़े लोग रहे हैं उनके बारे में भी किसी से जानेगा। तो ये चीजें जो है लॉकडाउन में जोड़ने की चीजें थी। और एक नैतिक शिक्षा की, जैसे कहानियां लिखनी भी है, बोलनी भी है। तो ये बातें जो है एक नैतिक शिक्षा की तरफ जाती है। एक तो हम लोगों ने ये काम किया, साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी शिक्षा परिषद यूपी, ये एक नई संस्था के साथ हम लोगों का जुड़ाव हुआ है। वहाँ पे कुछ टीचर्स जुटे में हैं जो कि हिंदी पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो है उनको
ऑनलाइन जो प्रतियोगिता है वो करवाते हैं, और इंडियन हाई कमीशन के साथ इसमें थोड़ा सा उनका उनके जो तत्वाधान में या उनकी इसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वहाँ के बेसिकली जो बच्चे को हिंदी नहीं आती वो सिखाने का काम, पढ़ाने का काम हम इस टाइम पे कर रहे हैं। तो इंग्लिश का क्या चल रहा है? इंग्लिश भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो बच्चों के साथ ये कैसे हो रहा है? इंग्लिश मीडियम में तो क्या, सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन बाद में बताएं प्लीज, बार से बताएंगे। मतलब हिंदी का तो आप विशेष कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इंग्लिश में भी बहुत ही जरूरी है। बच्चों को ये कैसा आप उसको कैसे एक्सपोज करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से? देखिए इंग्लिश जो है वो एक जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हाँ। आप पूरा का पूरा जो विश्व है उसमें आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रोजगार की समझ जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन हिंदी को इसलिए काम कर रहे हैं कि ताकि हिंदी भी जो है, जिस दिन हमारी हिंदी है रोजगार परक हो गई, यानी एम्प्लॉयमेंट हो गई, वहाँ पे हिंदी का वजूद जो है वो इंग्लिश से ज्यादा हो, हम काम करें। आपकी इंग्लिश की बात है, तो मेरा जो इनिशिएटिव है वो ये है कि हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बुक्स हैं वो बनाई है। लेकिन आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, ये एक जो बुकलेट है ये हमारे हरियाणा शिक्षा विभाग ने जो है इसको पब्लिश किया है। और इस बुकलेट में आप देखेंगे कि अगर पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी ये 5 कक्षाओं का है। पहली कक्षा में मंथ वाइज जो है आपको एक मंथ में यानी डेली जो है आपको एक सेंटेंस जो है, जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, यानी आपको पहले दिन सिर्फ एक ही सेंटेंस पढ़ाना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और इस तरीके से पहली कक्षा को एक महीने में आपको कुल 20 ही सेंटेंस सिखाने हैं। अच्छा। और जो है 100 सेंटेंस जो है वो बच्चा सीख लेता है पूरे एक साल में। और यानी 5वीं तक जो है हम लोगों ने 500 सेंटेंस जो है वो बनाए हैं, जो कि आराम से बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये एक्चुअली मेरा नहीं है, हमारी टीम का है। मैं टीम वर्क की बात कर रहा हूँ। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, इस प्रकार की एक जो है जो बुकलेट है वो तैयार की। ओके, वंडरफुल सर। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं टीचर्स के ऊपर या एजुकेटर्स के ऊपर, मतलब ये मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो सच है या गलत है, आप ही बता दीजिएगा। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स लर्न लेस देन प्राइवेट स्कूल्स, लैक गुड क्वालिटी एजुकेशन, ये कहाँ तक सच है? ये मैं तो मानता हूँ ये बिल्कुल सच नहीं है। वो इसलिए देखिए, हम लोग जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं या सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो दिमाग है वो दिमाग जो है वो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे के पास भी है और सरकारी स्कूल के बच्चे के पास भी है। आप गैप जो कह लीजिए वो है रिसोर्सेज का, कि वहां पे आपको रिसोर्स मिल जाते हैं, यहाँ आपको आपके पास रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं। या रिसोर्सेज भी अगर पैदा करने हैं तो वो एक टीचर प्रयासरत है या हमारी सरकार प्रयासरत है कि बच्चे को जो है डेस्क भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ की जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ की जो उनके पेरेंट्स हैं वो जो है थोड़े से एजुकेटेड हैं, तो उनको एक वो उस तरीके से लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नैतिक शिक्षा की बात करें या संस्कृत की बात करें तो हमारे सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं उनमें ये बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे, ये गुण उन्हें मिलेंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल का मैं नहीं मानता। जैसे अभी कई बार खबरें आती हैं कि वहाँ पे ये गोली चल गई या यहाँ पे ये किया है या टीचर को पीट दिया गया है, तो ये आपने भी सुना होगा या न्यूज में तो इस प्रकार की खबरें आती हैं। लेकिन उस समय के दौर में जो है सरकारी विद्यालय में ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई जो है तो वो बच्चे जिसमें जितना दिमाग है वो उतना ही करता है। तो उसको सिर्फ जो है तराशने की बात होती है, उसकी प्रतिभाएं जो हुई है। देखिए जो चित्रकार है या मूर्तिकार है, वो अगर एक पत्थर को देखता है वो सिर्फ पत्थर नहीं देख रहा, वो उसमें छिपी हुई मूर्ति दिख रहा है। तो वही बात है, टीचर जो है वो उन प्रतिभाओं को एक तराशने का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं
वो काफी फ्री स्पिरिट रहते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। जो प्राइवेट स्कूल के हैं काफी कुछ रहता है उनके पास, पर सहमे से रहते हैं। तो ये मैंने नोटिस किया है बच्चों में भी। तो शायद जो उनका ये बोलने का तरीका है वो धीरे धीरे हर चीज को जल्दी सीख भी लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे शायद। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हाँ जी। ये कुछ वो बच्चे हैं जिन्होंने जो स्किट है, हमने एक स्किट प्ले किया था ये रोड सेफ्टी के ऊपर। और उसमें जो है गुड़गांव के आप मानते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिनके पास रिसोर्सेज भी थे कि भाई आपको जो है प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपके पास सारा सामान भी है, आप प्ले में दिखाने के लिए, या आपके पास बस भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के पास क्या है, तो वो चीजें हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन हमने उसमें भी क्या कहते हैं, मदारी के खेल के रूप में हमने इस प्रकार की एक स्किट तैयार की कि इन बच्चों ने जो है 50,000 का इनाम जीता। तो ये जो है भाई है, तो प्रतिभाएं जो है क्या कहते हैं, आपको निखारने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि संसाधन आपके पास हो तभी आप सफल हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इन बच्चों में भी वही टैलेंट है जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों में। जी, बस तराशने की जरूरत है, और आप तो हो ही उनके साथ। तो ये टीचर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेटेड लर्निंग। ये डिजिटल लर्निंग की जो बात हो रही है, तो क्या एक टीचर ऑटोमेटेड लर्निंग को रिप्लेस कर सकता है? देखिए मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी बेशक ही बहुत अच्छी हो, और टेक्नोलॉजी जो है क्या कहते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लास हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो लेकिन वो टीचर का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं सही मायने में। हम लोग काफी हद तक एक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन जब तक टीचर का और बच्चे का इंटरेक्शन आपस में नहीं होगा तब तक वो बात बनती ही नहीं है। आज भी जो बच्चे हैं लॉकडाउन में ये स्कूल में आ जाते हैं एक दो बच्चे पूछने के लिए, सर कब स्कूल खुल रहा है। तो यानी कि एक बच्चे जो है वो भी बिल्कुल फैकअप हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, घर पे रह के उनके परिवार वाले भी दुखी हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है वो बातें जो है कि शिक्षण कार्य है और शिक्षा लेने देने की बात है, तो वो बात टीचर का और जब तक स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक टेक्नोलॉजी जो है कामयाब नहीं है। टेक्नोलॉजी भी तब कामयाब है जब क्या कहते हैं टीचर वहां पे मौजूद है। सो एक टीचर कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता है, चाहे नहीं हो कुछ। सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा था, वही टेक्नोलॉजी की बात आती है हाँ तो जी। मैंने ये तस्वीर आपको पीछे दिखाई है। इसमें मैं आपको वैसे भी डेमो करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, एक स्मार्ट आरटी आरटी यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये क्या कहता है, ये कहता है कि हर बच्चा जो है उसको समान शिक्षा मिले। बिल्कुल यानी कि अगर एक प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी है और उसको तो आप क्या कहते हैं एक वो दे रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम दे रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, साथ में आपके पास कंप्यूटर भी है, प्रोजेक्टर भी है, तो वो सारी चीजें हैं, जबकि सरकारी स्कूल के पास नहीं है। ये मेरा भी हक बनता है पढ़ने का कि मेरे को भी स्मार्ट शिक्षा मिले। तो लेकिन चीजें नहीं है। अगर मान लीजिए वो चीजें आपको प्रोवाइड भी करा दी जाती हैं, तो ऐसा क्या है कि वहाँ पे आप मानते हैं कि गांव में लाइट रहेगी। गांव में लाइट जो है सिर्फ 2 घंटे सुबह या 2 घंटे शाम को आती है। तो लाइट जो है इट इज अ बिग प्रॉब्लम। वो जो लाइट की प्रॉब्लम है ये प्राइवेट स्कूल में भी हो सकती है, सरकारी स्कूल में भी हो सकती है। तो वहाँ पे आपको इतने लाख रुपए की जो चीजें हैं वो बिल्कुल ठप हो जाती है, वो काम नहीं करती। तो उसकी स्मार्ट क्लासरूम रहा कैसे अगर लाइट, जैसे कि अभी लाइट चली गई थी तो हम हाँ लोग जी। कर पाए और हमारा जो सिस्टम है वो बंद हो गया। तो वही बात है कि इस लाइट की समस्या को दूर करने के लिए और सरकारी स्कूल में मेरी क्लास जो है वो क्या कहते हैं हाईटेक हो जाए, यानी स्मार्ट क्लास रूम बन जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया, उसका नाम है मोबाइल टीवी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मैं एक टीवी है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसमें कोई तार नहीं है, आप देख रहे हैं वायर नहीं है। इसमें एक स्क्रीन लगी हुई है जिसको हम फ्लैगनर बोलते हैं, और यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है ये वाला, अच्छा। जहाँ पे हमने इसका नाम मोबाइल टीवी इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से हमने इसके अंदर मोबाइल डालना है। तो मैं कोई भी जो मान लीजिए मैंने पढ़ाया क्या कहते हैं
वोल्केनो या ज्वालामुखी मैंने पढ़ा दिया, बच्चे की समझ आ गया, बच्चा कहता है सर मुझे वोल्केनो दिखा भी दीजिए। तो दिखाने कराने के लिए, क्योंकि विजुअल से बच्चा जल्दी सीखता है, तो विजुअलाइजेशन कराने के लिए मेरे पास सिर्फ ये मेरा डिवाइस होता है या मेरा मोबाइल होता है। मैं अपने मोबाइल में वही जो वीडियो है वो डाउनलोड करके इसमें इस तरीके से यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये जो मेरा मोबाइल है वो इसके अंदर जाता है, उसका विजुअलाइजेशन आपको स्क्रीन से होता है। उसको 20 से 25 बच्चे जो है वो कहीं पर भी बैठ के आराम से देख सकते हैं। इसको जितना भी दूर से देखेंगे उतनी ही इसकी स्क्रीन बढ़ जाएगी। मेरे पास इस टाइम पे मोबाइल नहीं है, कुछ देर में मेरी गुड़िया आ जाएगी, अभी मैं उसके लिए आपको ये विजुअलाइजेशन भी करवाऊंगा कि इसमें स्पीड कैसे चलती है। अच्छा, तो ये स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर अ बिग प्रॉब्लम, तो ये जो चीजें हैं ये हमने करके दिखाया और हमारा क्लासरूम जो है बिल्कुल स्मार्ट हो गया। ये तकरीबन 1800 स्कूलों में बिल्कुल मुफ्त में मेरे द्वारा बांटा गया है। साथ में मेरे दोस्त हैं प्रमोद जी, उनके द्वारा भी ये किया गया है। और हम लोगों ने जो है कभी इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि वो विद्यालय जो है जहाँ पर ये चीज पहुंची है वहां पर वो बच्चे भी पढ़ें। और अगर ये 300 400 500 की अगर फीस है और मैं खर्च कर रहा हूँ और वहां पे कुछ बच्चे जो हैं उनकी जो जिज्ञासा है उस पाठ के प्रति, और वो एक टीचर खत्म कर रहा है उसको ज्ञान दे रहा है, तो मैं समझता हूँ मेरे भारत का या मेरे देश का जो है एक बच्चा वो पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात पढ़ने की कर रहे हो और एक स्टेटमेंट है जो मैंने बचपन में सुना है, कई दफा सुना है, तो मैं आपको बताऊंगी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे लिखोगे बनोगे खराब। ये मैंने अपने टीचर से सुना है कई बार, हमें नहीं बट लड़कों को बोल रहे थे। तो मैं तो बस आपको पूछना, ये कहाँ तक सच है? क्या लिखना खेलना नहीं मतलब उससे कोई खराब हो जाता है खेलने से बच्चे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले की बातें हैं, क्योंकि परिस्थितियां जो है वो बदल जाती है। मैंने भी सुना है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो मैं अगर अपने अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में जो है आप जानते होंगे वीरेंद्र सहवाग हैं, मेरे वो हैं, और वो जो खेलते ही रहते थे तो क्रिकेट में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हो सकता है कि मेरा मैथ्स या साइंस कमजोर हो, लेकिन मैं एक अच्छी मूर्ति भी बना सकता हूँ। एक जो है मेरे विद्यालय की एक बच्ची थी कोमल, तो उसकी एक सांझी जो है प्रोग्राम होता है, उसमें सांझी को बनाया जाता है, दीवार पे चिपकाया जाता है, तो वो क्या कहते हैं मिट्टी से बनती है। तो वो सांझी जो है सबसे अच्छी बनाती थी, 4 साल लगातार जो है वो स्टेट में भी उसने रिप्रेजेंट किया। तो कहने का मतलब है कि उसका बेशक मैथ्स खराब है लेकिन वो एक स्किल जानती है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट का भी काम किया है। तो आपको मैं बता दूं हरियाणा शिक्षा विभाग में स्किल पासबुक नाम से एक पासबुक दी जाती है, जैसे आपकी बैंक की पासबुक होती है वैसे ही है। और उस पासबुक में जो है आपके जितने भी कॉम्पिटेंसीज हैं, जितनी भी आपकी दक्षताएं हैं, कि आपको जो है मुहावरे भी आने चाहिए, आपको मूर्ति बनानी या क्या कहते हैं कविता वाचन भी आना चाहिए, कविता लेखन भी आना चाहिए। तो जो चीजें हैं दक्षता, तो वो हमने जांची भी है। और जांचने के बाद जो है उसको अगली कक्षा में कब लेके गए हैं, जब वो हमने पूरी कर ली है, पीछे अगर कोई दक्षताएं छूट गई है या कम्पिटिशन छूट गई है तो वो, तो हम लोग ना लाइफ स्किल भी सिखाते हैं। आपने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छा पेंटिंग में भी करते हैं, हर चीज में करते हैं। ये बात तो ऐसा नहीं कि जो बच्चे ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ रहे तो उसका कोई कुछ नहीं होने वाला है। वो दिग्गज बनेंगे, वो धुरंधर बनेंगे खेल कूद में, राइट। मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पे, ये एक लाइफ स्किल ही समझ लीजिए इसको। क्योंकि जैसे हम कुछ बच्चे मैंने बताया थे कि डेल की वो जो है वहाँ पे हमारे यहाँ पे लैब थी, तो कुछ बच्चों के हम लोग डेल में जाकर के विजिट कराया। और वहाँ पे आप मान लेंगे कि ये 6th-8th क्लास के बच्चे हैं, जिनको कि कुछ कंप्यूटर दे दिए गए। इन बच्चों का कार्य था कि इन कंप्यूटर को आपको खोलना है और उसको फिर से रीसेट करना है। तो ये बच्चे जो हैं वही काम कर रहे हैं। और इन बच्चों ने जो है सारा का सारा
जो है कंप्यूटर खोला और बाद में वो वहाँ पे दोबारा भी लगाया और इट वाज परफेक्टली राइट। तो जहाँ पे हम बच्चों को देखिए, अगर मेरे पास कोई स्मार्टफोन है, मैं डरता हूँ कि उसका कोई फीचर खराब ना हो जाए, लेकिन ये बच्चे जो है अगर आप मोबाइल इनको दे दीजिए तो उनको पता है कि उनको क्या करना है। तो ऐसे ही हमें इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। इन बच्चों को एक एक्सपोजर जो है, देखिए विद्यालय में हम कुछ सिखाते हैं लेकिन इसको बाहर जाकर भी उसको एक्सपोज कराना चाहिए कि वो बच्चे क्या कर सकते हैं। तो कई बच्चों को जो है एसीपी ऑफिस, जो पुलिस ऑफिस है, वहां पर भी मैं लेके गया हूँ, बैंक में भी लेके गया हूँ, सीआरपी का हमारा प्रोग्राम होता था, उनको पोस्ट ऑफिस भी लेके गया हूँ ताकि बच्चे ये जाने कि वहां पे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, चोर को कैसे पकड़ते हैं, झूठ कैसे पकड़ते हैं, या एफआईआर क्या होती है, या बैंक में पैसा कैसे डिपॉजिट करते हैं, कौन सी स्लिप आप भरेंगे। तो ये सारी चीजें ना लाइफ स्किल है। तो ये चीजें जो है हमारा जो शिक्षा विभाग है तो ये चीजें कर रहा है, और इसमें जो टीचर जो है वो भी अच्छा अपना पार्टिसिपेट कर रहा है और इन बच्चों को वो शिक्षा दे रहा है जो कि लाइफ में होनी चाहिए। बिल्कुल, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आ जाएगा बच्चों को, राइट? वेरी गुड सर। हाउ डू यू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स एंड योर टीचर्स? आप तो हेडमास्टर है, तो कैसे मोटिवेट करते हैं अपने टीचर्स को कोई बड़े चैलेंजेस लेने में? मैं हेडमास्टर अभी 1 साल ही हुआ है मेरा प्रमोशन हुए, और मुझे जो मैं पहले हिंदी अध्यापक था तो मुझे जो है पहली जो नियुक्ति एज अ हेडमास्टर जो मेवात के ऐसा स्कूल मिला जहाँ पे मेरे विद्यालय से काफी दूर था, और क्या कहते हैं वहाँ पे आप मानेंगे मैं किस प्रकार का हेडमास्टर हूँ कि वहाँ पे सिर्फ मुझे 4 ही टीचर मिले जो कि 5 पढ़ाते हैं, 6 to 8 में कोई भी टीचर नहीं था, अकेला मैं था। तो मुझे इंग्लिश भी पढ़ानी, हिंदी भी पढ़ानी, मैथ्स भी पढ़ाना है, साइंस भी पढ़ानी है, साथ में मुझे अपना ऑफिस वर्क भी करना है, पे भी निकालनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे मुझे 6 महीने हुए, मैं बाद में यहाँ पे आ गया स्कूल में। तो मैं तो वैसे मैं एज अ हेडमास्टर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, साथ में मैं ये कहना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि जो प्रतिस्पर्धा है वो रहनी चाहिए कि आज सर को अगर ये अवार्ड मिला है तो आगे जो है हमें भी मिलना चाहिए, और हम इस प्रकार से काम करें और इससे अच्छा काम करें। तो ये चीज जो है वो प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए, और हमें इस दूसरे के साथ जो जो होती है वो नहीं रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। सब एक समान काम करे, एक टीम के जैसे, कोई कोई हेडमास्टर नहीं, कोई टीचर नहीं, सब एक जैसे शायद। सर हाँ, अब तो आगे और एक चैलेंज है आपके सामने, बच्चों को स्कूल वापस कैसे लाया जाए सोशल डिस्टेंसिंग के ऐसे टाइम पे, तो इस चैलेंज को आप कैसे हैंडल करने वाले हो? तो मैं तो हैंडल करूंगा, इस साथ में मैं बताना चाहूंगा आपको कि हरियाणा शिक्षा विभाग जो है वो जल्द स्कूलों के ऊपर कुछ कार्य कर रहा है, और में आ रहा है कि जो है विद्यालय खोलने की हम स्थिति में हो जाए। और अभी क्योंकि ये लाइव है तो मैं आपको वो चीजें नहीं बताना चाह रहा जो हम करने वाले हैं, क्योंकि और आपको जल्द एक ऐसी चीज सुनने को मिलेगी जिसमें कि हम ये कार्य कर रहे हैं कि हाँ हम विद्यालय को खोल पाने की स्थिति में है, कुछ हम इस प्रकार से करने वाले हैं। तो अपना हरियाणा शिक्षा विभाग जो है जो इसमें कार्यरत है, और मतलब इसमें काम कर रहा है, साथ में मैं जो है और मेरे जो कई साथी हैं तो वो इसमें इन्वॉल्व है, और हम लोग कुछ नया जो है आपके सामने लाएंगे। तो सुधा जी इसके लिए जो है मैं आपसे फिर कभी आपको ये जैसे चालू हो जाएगा, हम तो सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे आपने कुछ जीता है तो आपके ऊपर वो एक और प्रेशर बढ़ जाता है कि आगे और क्या करने वाले हैं ये। तो इंतजार करेंगे आपके यहाँ से कुछ अच्छे न्यूज सुनने के लिए। लेकिन अब एक ये जो अभी तक आपने जो सफर हमसे शेयर किया, ये तो हमने काफी कुछ सीखा है आपसे। और अभी रहा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट, रैपिड क्वेश्चन राउंड। तो आप तैयार हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको ना कुछ चीजें रह गई हैं सुधा जी जिसमें मुझे लगता है आपको बता देनी चाहिए। अच्छा, तो तो प्लीज बताइए।
और 5 मिनट और लेना चाह रहा था। आपने मोबाइल टीवी तो देखा ही होगा, मेरे पास कुछ 2 डिवाइस ऐसे हैं जिसमें कि आप प्रोजेक्शन जो है आप दीवार पे भी कर सकते हैं, और ये भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फोकस करने के लिए वो है मेरे, मैं जिसको टच कर रहा हूँ, साथ में इसको जो है मोबाइल को जो रखना है वो आपको इस प्रकार से इसको ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल चला करके इसको रख देंगे इस प्रकार से, और आपका जो प्रोजेक्शन है वो दीवार के ऊपर होगा। तो आपको जो तस्वीर है वो वहां पे सेट करनी होगी, आपकी दीवार पे वो पूरी फिल्म चलेगी। तो आप इस प्रकार से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं, मेरे हाथ में है। तो ये जो चीजें कुछ डिवाइस जो हैं वो आप किसी भी उसको जो है स्मार्ट बना सकते हैं। साथ में जो है मेरे हाथ में कुछ ये आपने VR डिवाइसेस का भी नाम सुना होगा, जिसमें 360 डिग्री जो है वो वीडियो हम प्ले करते हैं। तो उसको बनाने में या वो खरीदने में जो है जो 3-4 हज़ार रुपए, पहले तो 10-15 हज़ार रुपए की चीजें आती थी, 20-30 की आती थी, तो मात्र आप 10 रुपए में आप इस प्रकार से जो है वर्चुअल रियलिटी डिवाइस बना सकते हैं। ये बिल्कुल गत्ते का बना हुआ है। आप देखो तो जो है 360 डिग्री का वर्चुअल जो अनुभव है वो आप दिखा, वो जो है शीशे लगे हुए हैं, यहाँ पे आप इस प्रकार से अपना मोबाइल रखेंगे, इसको बंद कर देंगे, और आप जो है वो इस प्रकार से विवेक, ओके ओके। ये 10 रुपीज का इसमें खर्चा आता है, कुछ ज्यादा नहीं है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ डिवाइस और भी हैं कि देखिए मेरे साथ ही कुछ साथी हैं जिसको टीम शिक्षा दीक्षा बोला जाता है, और ये जो जितने भी मेरे साथी हैं जो मेरे भी रहे हैं इसमें कुछ साथी, तो हम लोगों ने ये एक ऐसी टीम का वर्क है जिसमें कि सभी टीचर जो है कोई BA PhD नहीं लेता, साथ में कहीं पे भी इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने क्विज के ऊपर काम किया। तो हरियाणा क्विज क्लब ये हर विद्यालय में बना हुआ है, और इसमें इस टीम का क्या काम था वो ये था कि हमने क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक जितनी भी हमारी बुक्स हैं उसमें से हर चैप्टर में से चैप्टर वाइज, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने करीब करीब 12,000 प्रश्नों का निर्माण किया MCQ का, और उनको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। और हम लोग जो है 3 साल से उसके ऊपर क्विज खिला रहे हैं बच्चों को, और उसमें 3 जो है वो हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, 3 to 5 क्लास, 6 to 8 और 9 to 10, यानी कि उस जो ग्रुप होगा तीसरी से पांचवी, उसमें एक बच्चा तीसरी कक्षा का होगा, दूसरा बच्चा चौथी का होगा, तीसरा बच्चा पांचवी का होगा, ऐसे ही 6 to 8 में हर क्लास से एक एक बच्चा होगा। ये जो है एक ग्रुप बन जाता है। तो इसका जो क्विज है अलग होगा, 6 to 8 का अलग होगा, और 9-10 का अलग होगा। तो हम लोग जो है वो करते हैं, और ये पहले स्कूल वाइज होता है, फिर क्लस्टर वाइज, फिर ब्लॉक वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, और फिर स्टेट में जाकर के वो बच्चे जो है बहुत बड़ा 1,51,000 इस का इनाम जीतते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी चीज आपके पास लेके आया हूँ। ये है कुछ मेरे पास डिवाइस। तो ये बोर्ड आपने देखा होगा, ओके अमिताभ बच्चन फास्ट फिंगर करवाते हैं, और उस वो 10 जनों में से जिसने हाँ सही आंसर दिया है और करेक्ट आंसर दिया और कितने कम समय में दिया है, उसी को वो हॉट सीट पे लेके आते हैं। तो हम लोग जो है करीब करीब जो 50-60 टीमें, 66 जो टीम आती है, हम उस 66 टीम को ये डिवाइसेस दे देते हैं, और स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, और उसमें जो है बच्चा जो है वो अपना ABCD करके जो है उससे वो आंसर देता है, और जो बिल्कुल फास्ट एंड फास्ट जो फिंगर होता है वो हाँ टीम को फास्ट। हम लेके आते हैं हॉट सीट पे। अमिताभ बच्चन एक को खिलाते हैं, हम लोग जो है 6 टीमों को एक साथ लेते हैं, और वहां पे आपको सारी लाइफलाइन जो है वो मिलती है। आपको फोन अ फ्रेंड भी मिलेगा, आपको इंडियन स्कोर भी मिलेगा, आपको फ्लिप की कुश्ती भी मिलेगा, आपको 50-50 भी मिलेगा। आप क्या कहते हैं, आप का जो अध्यापक साथी है वो भी आपको आंसर दे सकता है। कहने का मतलब है ये पूरे उस प्रोग्राम में आज 6 लाइफलाइन में से 2 लाइफलाइन कभी भी ले सकता है। और क्या कहते हैं बच्चा जो है इस प्रकार से जो बिल्कुल फेयर काम होता है इसमें। इसमें आप किसी का वो नहीं कर सकते कि भाई मैं उसका ज्यादा फेवर ले रहा हूँ, ये बिल्कुल फेयर काम होता है।
सॉरी अनफेयर नहीं, ये फेवरेबल काम होता है। और तो इसमें जब बच्चा जो है जब जीतता है उसे बड़ी खुशी होती है। और क्विज एक ऐसी चीज है, अगर आपने एक प्रश्न पूछा तो उसमें देखिए, अगर वैसे अगर हम एग्जाम कर रहे हैं तो प्रश्न में तो आप ही का ही दिमाग चला, लेकिन क्विज में क्या होता है, जब स्क्रीन के ऊपर एक आपका प्रश्न आ गया, उसमें जितने भी हॉल में बैठे हैं उनका दिमाग जो है वो उसके ऊपर आ जाता है और उनका दिमाग जाता है। तो क्विज का जो है एक अकेला जो खेल रहा है क्विज उसके लिए नहीं है, बल्कि उन सबके लिए है जो वहाँ पे ना खेलते हुए जो वहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत अच्छा हमारे विभाग का भी इनिशिएटिव था, और हमारी जो टीम है उसका भी इनिशिएटिव था। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहता है हमारा क्विज का। तो आपका स्कूल का कोई वेबसाइट है सर जिसमें हम ये सब कुछ देख सकते हैं, आपके जो जो नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, कोई स्कूल का वेबसाइट जैसा कुछ होता है? अगर आप आज GSS काटरपुरी की वेबसाइट पे जाएंगे, ये बच्चों ने ही बनाई थी और अभी भी वो एग्जिस्ट कर रही है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ये बच्चों की कुछ चीजें मिलेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि अब जो है वो बच्चे क्योंकि पास आउट होके कॉलेज में चले गए, दूसरा कोई मैं भी वहाँ से ट्रांसफर होके आ गया हूँ, तो हो सकता है कोई दूसरा बच्चा ऑपरेट कर रहा हो, या ये भी है। अगर लेकिन आप अगर मेरी फेसबुक पे या इस वेबसाइट पे जाएंगे, या हमारे यूट्यूब चैनल भी जो है काटरपुरी पहले से भी बना हुआ है, शिक्षा दीक्षा का भी बना हुआ है, और मेरा भी यूट्यूब है, तो ऐसी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप तो पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए हो, यूट्यूब के जरिए, वेबसाइट के जरिए। काफी अच्छा अच्छा लग रहा है सर। तो आपका दिन कैसे गुजरता, लाइक एज ए टीचर, व्हाट इज योर डे लाइक? सुबह से शाम पूरे एक्टिविटीज। देखिए, अब थोड़ा सा मैं जो समय है घर पे थोड़ा सा मैं ज्यादा रहने लगा हूँ, लेकिन पहले जो है मैं घर पे काफी लेट आता था, 6 या 7 बज जाते। साथ में जो है देखिए, मेरे विद्यालय के काटरपुरी या यहाँ के बच्चे की कह लीजिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके माँ बाप ने भी इतना नहीं घुमाया होगा अपने हरियाणा में या बाहर भी, लेकिन मेरे साथ वो बच्चे जो हैं पूरा हरियाणा विजिट कर चुके हैं। साथ में केरल है, भोपाल है, हरिद्वार है। तो यहाँ पे वो बच्चों ने जो है वहाँ पे विजिट किया है, वहाँ की प्रतियोगिताओं में काम किया है। तो क्या कहते हैं, उन बच्चों को जो एक्सपोजर मिला है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, लर्निंग बाय ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग बाय लर्निंग, ये दो चीजें हैं। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि जब आप कहीं पे बाहर जाएंगे तो वहां पर भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो लर्निंग बाय ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग बाय लर्निंग, ये दो चीजें हैं। साथ में एक इजराइल में एक कहावत है, शेयरिंग मीन्स इंस्पिरेशन। जब तक आप अपनी चीजों को शेयर नहीं करेंगे, आप किसी को भी इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहते हैं, पहले आपने सुना होगा शायद, नेकी कर दरिया में डाल। तो वो एक कॉन्सेप्ट ये था कि भाई अच्छा करो और भूल जाओ। लेकिन आजकल क्या है, नेकी कर फेसबुक पे डाल, ताकि अच्छी चीजों को जो है लोग देखें और उसको इंस्पायर हो, उसको मोटिवेशन हो और उस पर काम करें। और मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, कभी आपने सुना होगा ना, अच्छे लोग हैं उनका कोई गैंग नहीं होता। हाँ। बुरे लोग होता है उनका बन जाता है, अच्छे लोग है ना इकट्ठे नहीं हो पाते। तो मेरी बात ये है कि हम अच्छे लोगों को भी इकट्ठे हो जाना चाहिए। अब वो गैंग तो मैं नहीं कहूँगा, ग्रुप तो जरूर बना लेना चाहिए, ताकि अच्छी अच्छी चीजें जो है वो आती रहे, शिखती रहे। जी बिल्कुल। तो हम भी तो ऐसे मिले सर, आप अच्छे काम किए फेसबुक पे डाले तो अच्छे, आपको हम मिले भी तो फेसबुक पे ही। सर आप अगर टीचर ना बनते तो क्या बन जाते? शायद मैं टीचर ना बनता तो खिलाड़ी के रूप में तो मैंने जो है कुश्ती में जो है नेशनल तक में गया हूँ। लेकिन आज खिलाड़ी क्योंकि फादर जो है वो इंटरनेशनल रेसलर रहे थे, तो मुझे लगता है कि मैं टीचर बन के ही ज्यादा खुश हूँ। मैं दूसरी चीजों पे हो सकता है कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाह रहा था उस टाइम पे, शुरू में जो एक इच्छा हुई थी। लेकिन आप मानेंगे कि मैं एक बैंक बेंचर था, और साथ में जो है मेरी 12th में कंपार्टमेंट आई थी केमिस्ट्री में। तो अच्छा। जो साइंस में जो करने की इच्छा थी, वो अच्छा। जो है मैंने वो चीज है जो अब जो मेरी इच्छा थी वो मैंने अपने बच्चों के ऊपर निकाली है, ताकि वो बच्चे को कम से कम साइंस एग्जीबिशन में पार्ट ले सके, उसमें हिस्सा ले सके और कुछ बन सके। तो ये टीचर का व्यू होना चाहिए कि जो वो खुद नहीं बन पाया, कम से कम अपने बच्चों को बनाए। तो ये जो चीज है ये मायने रखती है कि हर टीचर जो है अपना अक्ष
Sir, your voice. Yes. Yes, sir. एक्चुअली कोई कॉल आ गई थी, उससे क्योंकि आवाज नहीं आ पाई, सॉरी उसके लिए। जी प्लीज करिए। ये जो एक टीचर तो आप बन गए हो, तो इसमें व्हाट्स द गुड बैड एंड वर्स्ट थिंग ऑफ बीइंग अ टीचर? देखिए, इसमें मैं अच्छी बात ही कहूँगा, वर्स्ट बात मैं नहीं करना चाहूँगा। कि अच्छी बात ये है कि एक शिक्षक होना बहुत बड़ी बात है। आप दूसरों को कुछ चीज दे रहे हैं, और जब आप समाज को कोई चीज दे रहे हैं, समाज को आज के टाइम पे आपने अच्छी बातें अगर दी हैं, तो समाज कभी ना कभी आपको वापस भी लौटाता है। तो मेरा ये है कि आज हम बच्चों को या अपने समाज को इस प्रकार से जो है सुसंगठित करें, सुसंस्कारवान बनाएं, ताकि वो बच्चे जो हैं वो कल हमें वो वापस वही चीज दे पाए। तो ये अच्छी बात होनी चाहिए कि और अध्यापक का काम भी यही है। राइट। एक स्किल आपने इस लॉकडाउन में सीखा, ऐसा कोई स्किल जो आपने कुछ सीखा लॉकडाउन में? हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे आज का ही वो ले लीजिए कि मैंने जो है कुछ ये टेक्निकल इशू था, वो आपके साथ मिलकर के मैंने अभी सीख लिया। तो यही चीजें हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ चीज सीखते रहते हैं, और ये निरंतर प्रक्रिया है कि बच्चे से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मैं आप, हाँ, एक ये जो लड़की की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो यहाँ पे ये बोल रही है, ये लड़की 6th में पढ़ती थी। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मुझे याद आ गया कि ये एक है ना बुकलेट थी हमारी शिक्षा विभाग की, और ये तस्वीर कहीं से किसी प्रकार वहां पे छप गई। और मैंने जो है इस बच्ची को मैं लेट भी हो रहा था, और वो तस्वीर में जो किताब थी वो मैं लेकर के आया। और मैंने इस बच्ची को जो है, आप मानेंगे, शाम के 6:15 बजे जो है मैं अपने स्कूल में पहुंचा, और वहां पे मैंने इस बच्चे, ये हमारे वहां पे जो 4th क्लास है, ये उसकी बिटिया थी। तो मैंने उसको और उसको दोनों को बुलाया गेट के ऊपर ही। मैंने कहा बेटा देख ये तेरा फोटो आया है। और उसकी बस मतलब रो पड़ी। और क्या कहते हैं, उसका जो फादर थे वो कहते हैं अरे मेरी बिटिया जो है वो क्या कहते हैं इतना इतना वो पॉपुलर हो गई कि उसकी फोटो जो है वो न्यूज़पेपर में आ रही है या किसी बुकलेट में छप रही है। तो ये एक उनके लिए एक वो मोटिवेशनल था कि ये बच्ची ये सोचने लगी कि हाँ तुझे ना कुछ और भी करना है। तो ये जब आपके बच्चों की तस्वीरें जो है न्यूज़पेपर में या कहीं पे इस तरीके से छपने लग जाए, तो बच्चा अपने आप जो है मोटिवेट हो जाता है, या उसके साथी है वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ करना है। तो जो सिनेरियो है, हेलो राइट हेलो सर, एक ऐसा टिप जो, हाँ जी, हाँ सर, एक ऐसा टिप जो आप इस न्यू एज टीचर्स को आप देना चाहते हो, कोई ऐसा टिप जो देखिए मैं टीचिंग तो में आना चाहते हैं? जो आना चाहते हैं वो ये सोच करके आए कि हमें जो है कुछ नया करना है, और किस समाज के लिए कुछ नया करने की कोशिश करनी है, इन बच्चों को संवारना है। उनके लिए तो एक वो ये बेहतर ऑप्शन है। हम इसमें समाज की सेवा भी कर रहे हैं, और क्या कहते हैं हमें जो हमारा जो रोजी रोटी है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम लोग समाज का निर्माण भी कर रहे हैं। सर योर वॉइस। जी ओके सर, ऐसा हो कि अगर आप कोई आइलैंड में फंस गए हो, कोई नहीं है आसपास, तो आप इस सिचुएशन को कैसे देख पाओगे? देखिए मैं
तो मैं थोड़ा सा हट करके एक प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न क्या, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। देखिए, आप सिचुएशन जो है ना हरदम अलग अलग होती है। जब आप मैं एक बार शिमला गया था, तो वहां पे पहाड़ों में जो है आग लगी पेड़ों में। तो वहां की सिचुएशन ये थी कि वो क्योंकि कैंप की तरफ, तो वहां पे मैंने एक चीज सीखी। तो वहां पे बताया गया कि भाई आग को बुझाने के लिए आग लगानी पड़ती है। तो ये मेरे लिए अलग है कि वहां पे जो है। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा क्यों ना हम अपने जो आसपास के जो वृक्ष हैं या आसपास की जो झाड़ियां हैं इनको हम जला वो आग आपकी कैंप ठीक हो जाएगी। तो वहां का जो बच्चा है वो इस सिचुएशन से पहले से ही गुजर चुका है और उसको ये पता है कि किस प्रकार से वो जो है इसमें हासिल कर सकता है, इसको इस समस्या को निपटारा कर सकता है। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो इतना जरूर जानते हैं, उनके पास ये लाइफ स्किल है कि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोटा में कुछ बच्चे थे जो कि किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, वहां पे आग लग गई और वो बच्चे जो है कई वहां पे डेथ हो गई। तो अगर अगर यहाँ का, क्योंकि वो शहर में था, अगर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा होता तो उसको पता होता कि भाई क्या कहते हैं, पानी से या किसी और चीज से या कहीं पे वो अपने शर्ट निकाल करके उसका रस्सी बना करके वो कूद भी सकता है। या मतलब उसको वो स्किल जरूर आती होगी कि वो किस प्रकार से बचाव कर सकता है, या रुमाल जो है उसको गीला करके नाक पे लगा ले तो कम से कम जो है धुआं तो वो नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जो स्किल है वो सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जानते हैं। तो अगर इस प्रकार से आइलैंड में अगर मैं फंस जाऊं तो वहां पे मैं कम से कम अपने अपना जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो तो मैं कम से कम कर लूं। तो ये स्किल जो है वो हर बच्चे को आनी चाहिए। बिल्कुल सर, सर्वाइवल स्किल्स जैसे आप बोल रहे हो, कुछ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया आपने। सर्वाइवल स्किल्स का होना बहुत ही जरूरी है। सर आपने इतना कुछ बताया, अपना पूरा लाइफ हमें लगभग 1 घंटे में पूरा खत्म ही कर दिया है आपने। शुरुआत किया कहाँ से, तो एक अवार्ड विनिंग, फिर आपके जो पूरा बच्चों को आपने भागीदार बनाया इस पेपटॉक का। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ पेपटॉक। तो आपको कैसा लग रहा है पेपटॉक में आके? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि जो जो मेरे विचार हैं वो मैं समझता हूँ कि काफी लोगों के पास गए होंगे। और मैं अपने साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि वो अगर इंस्पायर हैं तो कम से कम जो अच्छी चीजें हैं वो कहीं से इन बातों से कहीं से ले सकते हैं और कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने विद्यालय में किया है कि जो जितने भी पेड़ हैं वहां पे मैंने क्यूआर कोड को लगाया है। और क्या कहते हैं, वो जो पेड़ है, आप कभी भी जो है इन्वायरमेंट पे जागरूकता जो है वो हम लोगों ने फैलाई है। तो इस प्रकार से आप कभी भी कुछ भी नया कर सकते हैं। आपको कोई भी क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि उस पेड़ की क्या कंडीशन है और वो किस परिस्थितियों में उगाया जाता है। साथ में उसमें जो है आपको ये उसका साइंटिफिक नेम क्या है या वो किन किन बीमारियों में काम आता है। तो कुछ ना कुछ नए आइडिया जो है आप लोगों को भी आएंगे और क्या कहते हैं आने भी चाहिए। तो संदेश यही है सभी के लिए। और सुधा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। और थैंक्स लॉट। थैंक यू। Thank you very much, sir, for being part of Pep Talk. In fact, I've learned so much. It's not just about a teacher, an inspirer, a mentor, a guide, and whatnot. Above all, he's a science wizard. इतना कुछ आपने किया, और साथ ही साथ पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ, ये तो सोने पे से सुहागा हो गया, क्योंकि आपको भी देख रही हूँ, आपके काम को भी देख रही हूँ, फिर सभी देख रहे हैं। और आपने इतना कुछ इनोवेटिव चीजों को हमें परिचय किया, ये बहुत ही मतलब इस शाम को तो आपने बहुत ही अच्छा बना दिया। बहुत कुछ सीखा है आपसे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग इन पेप टॉक। थैंक यू सुधा जी। थैंक्स ऑल व्यूवर। थैंक यू। बाय सर। बाय बाय बाय। थैंक यू।
back to all you again. Yes, this is Sudhama, your communication coach with My Pep Talk, and that was Shri Manoj Kumarji. And yes, he has shared such a beautiful presentation about his award-winning works, his efforts, and you can see him again with the virtual, all the presentations. And yes, good things should always be shared. It has to be shared because good should always be made part of our life. That's what I'm trying to bring with you all through my pep talk. I'll be back again with yet another interesting personality who will be sharing with us about his journey with all the academical efforts and the accomplishments he has been doing. Thank you, everyone. Bye-bye.